हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं ये आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में चेंजेस आए हैं लेकिन इसमें से आपको 50 to 60% आपकी हेल्प हो सकती है। शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो रिपीट हो जाएं और रिपीट ना भी हो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछे जाते हैं। और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। लास्ट ईयर आपका जो ओल्ड सिलेबस था ये उससे रिलेटेड आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये हमारे पास था तो हमें लग रहा है कि एक बार आपको इसे शो कर दें। अब इसमें देखिए हमारे जो ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये तो इनमें तो देखिए जितनी भी प्रैक्टिस की जाए कम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं और इनमें रिपीटेशन भी होता है। अब ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर क्वाइट न्यू। और इसमें देखिए सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फर्स्ट 2, 3। ओके, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें है सेंटेंस में। जैसे कि देखिए फर्स्ट वन हमारा है दीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, तो कॉम्प्लेक्सेस क्या है, आर क्वाइट न्यू। ओके, पूरे सेंटेंस पर फोकस कर कर हमें ये देखना है कि क्योंकि हम एक ही वर्ड नहीं ले सकते, यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमें देखना है कि वो एक वर्ब की तरह उसको यूज़ किया गया है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट, दैट इज नाउन। सेकेंड वन इज ही स्टिल ओज मी अ लॉट ऑफ मनी। ओज, OWES। ओके, अब ये यहाँ पर हमारा क्या है, ऑफ कोर्स इट इज वर्ब, सेकंड वन। देन थर्ड वन इज टू सी एनिमल्स बीइंग ट्रीटेड दिस वे मेक्स मी फ्यूरियस। फ्यूरियस मेक्स मी फ्यूरियस, तो फ्यूरियस क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। देन अब ये आपके फर्स्ट 2, 3 थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फोर्थ में आपका यहाँ पर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन 4 to 6। अब यहाँ 3 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं आर्टिकल से और डिटरमाइनर से। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है डोंट राइट योर नेम ऑन। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्या हमें फिल करना है यहाँ पर, दैट इज एवरी पेज ऑफ द बुकलेट। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो फोर्थ में हमारा आंसर आएगा 4, दैट इज एवरी। डोंट राइट योर नेम ऑन एवरी पेज ऑफ द बुकलेट। फिफ्थ वन, इट सीम्स दैट देन ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पर हमारा कौन सा डिटरमाइनर आएगा, दैट इज सम। It seems that some of the committee members are absent। तो फिफ्थ में हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है 4। अब ये अगर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को तो देखिए ये ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आते, इनमें तो हमेशा कुछ ना कुछ आपका न्यू ही आता है। लेकिन आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो सिक्स्थ में हमारा आ जाएगा सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स। सिक्स्थ वन में करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर पहले आपका डिटरमाइनर था और यहाँ पर वर्ब फॉर्म पूछी गई है इन गिवन सेंटेंस 7 to 9। वही 3 क्वेश्चंस हैं आपके और 3 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं आपके वर्ब से। करेक्ट वर्ब हमें यहाँ पर यूज़ करनी है और करेक्ट वर्ब जैसे कि देखिए डू यू ऑल्सो। ओके, और जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर उसे चाहे आप इग्नोर करें ना भी पढ़ें, टाइम अगर आपके पास नहीं होता एग्ज़ाम में, आप बस ये देख लीजिए कि आपको इतना आइडिया मिल जाएगा। डू यू ऑल्सो से भी आइडिया मिल जाएगा कि हियर्स आएगा, हियरिंग आएगा, हर्ड आएगा या हियर आएगा। डू यू ऑल्सो हियर अ स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड, तो सेवन्थ में हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, दैट इज हियर। 8 1, the newspapers say it is going to rain all of next week। so 8 में करेक्ट आंसर थर्ड है हमारा the newspapers say। अब देखिए न्यूज़पेपर्स
एस आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सेइंग, बी सेइंग, सेज। 8 में थर्ड वन हमारा आ जाएगा से द न्यूज़ पेपर्स से। देन द 9th वन इज आई अ कॉपी ऑफ द OAD ओनली yesterday that bought। ओके, आई bought yesterday आया है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9th में 2, दैट इज bought। आई bought a copy। 10th वन इज फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। गुड, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं 10, 11, 12। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, लेट अस सी। 10th वन इज द गेस्ट्स कंप्लेंड। ओके, और एग्जैक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर द फूड क्वालिटी, दैट इज अबाउट। द गेस्ट्स कंप्लेंड अबाउट द फूड क्वालिटी, तो थर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10th वन में। देन 11th वन, अगेन ये भी प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड है आपका, द बिगिनिंग। अब देखिए द बिगिनिंग जब हम कहते हैं तो इससे पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो हमारा एट आएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देयर इज ऑफन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। 11th में हमारा राइट आंसर है सेकंड, दैट इज एट। 12th वन, वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड 4 फ्रेंड्स लिव। वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड 4 फ्रेंड्स लिव अस ऑन द 3rd, तो बिलो अस, लिव बिलो अस ऑन द 3rd। अब यहाँ 12th में हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज बिलो एंड फर्स्ट वन। ये आपके हो चुके हैं 10th, 11th एंड 12th, जो आपके अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर बताने थे। देन 13th वन हमारा यहाँ पर आ जाता है मॉडल ऑक्सिलियरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलियरी चूजिंग अकॉर्डिंग टू द नोशन गिवन इन ब्रैकेट्स एंड 13 to 15। फिर भाई आपके 3 क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके मॉडल ऑक्सिलियरी से। 13th वन इज इफ, दैट इज इफ ही स्टार्टेड एट 9 ही, तो यहाँ पर कौन सी हमारी मॉडल आएगा, कौन सी ऑक्सिलियरी हमारी यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ही शुड बी हियर बाई 4। ओके, ही मस्ट बी और ही शुड बी, तो यहाँ पर देखिए यूज टू, मस्ट टू, ये नीड टू नहीं आएंगे, दैट इज शुड बी। इफ ही स्टार्टेड एट 9 ही शुड बी हियर बाई 4। सो 13th वन में हमारा फर्स्ट आ गया यहाँ पर, दैट इज शुड। 14th वन इज यू। ओके, एंड यहाँ पर दैट इज मेक अ लिटिल लेस नॉइज। अब देखिए 13th में उन्होंने ब्रैकेट में आपसे पूछा है जो प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ है सजेशन। सजेशन के लिए आपको जो मॉडल ऑक्सिलियरी आप यूज़ करेंगे दैट इज थर्ड आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर माइट। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज। ओके, सजेशन है यहाँ पर। देन 15th वन, ही। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15th वन इज ही easily have helped me in my hour of need, और यहाँ पर जो past possibility है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सेकंड, दैट इज could। he could easily have helped me in my hour of need। ओके, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी है वो चाहता तो वो कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, तो यहाँ पर आता है could have, he could have helped me। then 16th one is choose the option that uses the correct superlative degree of transformation in these sentences in the following sentence। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है सुपरलेटिव डिग्री से, और यहाँ पर जो भी करेक्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसको हमें ऐड करना है। नो अदर एक्सरसाइज इज सो इनविगोरेटिंग एज साइकिलिंग। अब यहाँ पर अगर हम करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ कर कर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 16th में थर्ड वन, साइकिलिंग इज़ द मोस्ट इनविगोरेटिंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। ओके, द मोस्ट अब हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। देन 17th वन क्वेश्चन इज चूज कंपैरेटिव। ओके, अब यहाँ पर डिग्रीज आ रही हैं आपकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर द गिवन ब्लैंक्स, और ये एग्जाम्पल है आपका, एक सेंटेंस दिया है इन्होंने, रमन्स वर्क इज़ बैड हरीज, और फिर आगे भी हमें डिग्री ही यूज़ करनी है, गोविंस इज़ द। अब क्योंकि देखिए द आया है तो यहाँ पर तो हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे, एंड हरीज इज़
अब यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव, ओके, तो यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हमें दोनों में यूज़ करनी है। और इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ वन, दैट इज वर्स। हरीज इज वर्स, गोविंद्स इज द वर्स्ट। सो 17th का आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, वर्स एंड वर्स्ट। 18th one is use the appropriate form of far to fill in the blank। अब ये क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दे रही है, देखिए इनमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते, ग्रामर तो वही रहती है सेम, बस इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करें उतना ही कम होता है। और ये वो क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इनको थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं डिग्रीज़ को एक बार, तो आपको ग्रामर की काफ़ी नॉलेज हो जाती है। और फिर किसी भी तरह का क्वेश्चंस आता है, अगर आपको पता है कि डिग्रीज़ क्या होती हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, और एक सिर्फ हमें रिवीजन करना होता है, ये सब हम अपनी बेसिक एजुकेशन में हम सब इनको कर चुके होते हैं। लेकिन अब जब हम किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक रिवीजन करना होता है और एक हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जो भी हमारे लास्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। 18th वन में अब यहाँ पर देखिए फार का है, जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है फार की वो यहाँ पर आपने फिल करनी है इस क्वेश्चन में। दिस वॉज द, ओके, और क्योंकि देखिए द आया है यहाँ पर तो वही हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उसी के बेस पर अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फार का, फार की वर्ब को। पॉइंट दे रीच्ड इन देयर डिस्कशन, तो यहाँ पर द आया है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सेकेंड, दैट इज फर्देस्ट, ओके, फर्देस्ट। 18th वन का हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर 19th में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, 19th एंड 20, और यहाँ पर जो करेक्शन है ग्रामेटिकली वो करेक्ट है या नहीं है वो हमें यहाँ पर चूज़ करने हैं। जैसे कि देखिए हम जब 4 ही आपके सामने ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें सभी ऑप्शंस एक बार पढ़ने होते हैं और उनको पढ़ने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब यहाँ पर फर्स्ट वन देखते हैं, एनी डिक्शनरीज विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, एनी डिक्शनरी विल गिव्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल पता चल जाता है कि एनी डिक्शनरी विल गिव्स आ रहा है, यहाँ पर एनी डिक्शनरीज आ रहा है। पूरा सेंटेंस भी ना पढ़े, अगर एक वर्ड से भी आपको लग रहा है कि ये इनकरेक्ट है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते पूरा पढ़ने में, हम उसको फ़ौरन स्किप कर देते हैं। लास्ट वन, फोर्थ वन, एनी डिक्शनरी इज गिव यू, ओके, इज गिव आया है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। और एंड थर्ड वन, एनी डिक्शनरी विल गिव यू। और लास्ट का हमारा द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें तो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है और यही से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग है या करेक्ट है। सो 19th का हमारा जो ग्रामेटिकली करेक्ट हमारा ऑप्शन है दैट इज़ थर्ड वन, और 19th में हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। देन 20th, इसमें भी हमें यही देखना है कि ग्रामेटिकली यहाँ पर करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। मैनी ऑफ फ्लावर्स, अब ये हमारा फ्लावर्स आ गया, मैनी ऑफ फ्लावर्स, ओके, आगे भी चाहे हम ना पढ़ें। देन फोर्थ वन, मैनी ऑफ फ्लावर आर, ये हमारा इनकरेक्ट है। मैनी ऑफ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, मैनी ऑफ फ्लावर इज। अब जब इनमें आप डिफरेंस देखेंगे तो आप खुद पता लगाएंगे कि यहाँ पर 20th में हमारा करेक्ट ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो हमारा थर्ड वन है, मैनी ऑफ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। 21st में देखिए इन्होंने क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द गिवन सेंटेंस टू अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं यहाँ पर और इसमें जो करेक्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हमें चूज़ करना है। लीव नो मेस एंड यू कैन कैंप इन माई फील्ड, लीव नो मेस एंड यू कैन कैंप इन माई फील्ड, तो यहाँ पर कंडीशनल यू कैन, ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर कंडीशनल है तो कैंप इन माई फील्ड, लीव नो मेस बट कैंप, यहाँ पर देखिए कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस है। और थर्ड वन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड ये सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक कंडीशन है उसको हमने कंडीशनल वर्ड यूज़ किया हुआ है, प्रोवाइडेड। यू कैन कैंप इन माई फील्ड प्रोवाइडेड यू लीव नो मेस, ओके, जैसे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट। सो 22nd वन इज, अब यहाँ पर हमारा 21st में करेक्ट आंसर क्या था, थर्ड वन। 22nd पर चलते हैं।
Pick out the sentence which is a complex sentence from complex sentence form of the given sentence. अब यहाँ पर हमें फोकस करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर और उसे पिक आउट करना है इन सेंटेंसेस में से जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आई कैन नॉट फोरटेल द टाइम ऑफ माई डिपार्चर. गॉट. अब यहाँ पर फोर्थ वन को देख लेते हैं. सारे ऑप्शंस अगर देखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई शैल डिपार्ट. तो हमने यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आई कैन नॉट फोरटेल द टाइम, आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई शैल डिपार्ट. गुड. तो 22 का हमारा फोर्थ वन आ जाता है. 23 में हमें यहाँ पर वर्ब, जो हमारा सेंटेंस और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उसे यहाँ पर हमें देखना है. चूज़ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट. तो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये चेंजेस जो भी आते हैं, जैसे देखिए आपके सिलेबस में काफ़ी ऐसे ग्रामेटिकल बेस्ड कुछ चैप्टर्स हैं जो एज इट इज़ हैं और कुछ में चेंजेस आए हैं. अब ये हमारा सेंटेंस बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और इसमें हमें देखना है कि क्या सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब एग्री करती है, मीन्स वो सही जा रही है, क्या वो एप्रोप्रिएट है वर्ब. जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट्स और इसके साथ क्या आएगा, अलाउड टू ईच स्पीकर. अब 15 मिनट्स हैं तो यहाँ पर हमारा 23 में हमारा है इज़. 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, ओ इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, ओ बीन एंड वर. सो 23 में हमारा दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ सेकेंड. Then 24th one is choose. Now the next question, 24th one is choose the grammatically correct option. अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से जो करेक्ट हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकली उसे हमें मार्क करना है. जैसे कि देखिए 24 में विल सीता बी इन टाइम इफ़ शी गॉट. अब यहाँ पर वुड सीता पूरा सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वन करेक्ट है ग्रामेटिकली. फर्स्ट वन में देखिए इफ़ शी गॉट, ओके, ये हमारा रॉन्ग है. इफ़ शी गॉट, वुड सीता बी इन टाइम इफ़ शी हैड गेट, इफ़ शी गेट, और यहाँ पर इफ़ शी गेट्स. तो अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन. विल सीता बी इन टाइम इफ़ शी गेट्स द 10 o'clock बस. ओके. 25th, चूज द सेंटेंस विच इज़ नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस. हमें वो सेंटेंस चूज करना है जो नहीं है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं इसको, विच इज़ और विच इज़ नॉट. तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस कौन सा नहीं है. थर्ड वन, 25th में हमारा थर्ड वन आंसर, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. 26th वन इज चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस. अब यहाँ पर जो हमें करेक्ट चूज करना है वो हमारा ग्रामेटिकली जो करेक्ट है दैट इज पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारे 26 to 28 है. 3 हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन 26 में देखिए इसको, द कमेटी में बी इंटरव्यूइंग हिम नाउ हिम, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन, ही माइट हैव बीन. ओके, ये आपका पहले भी आया था, ही माइट हैव बीन इंटरव्यूड बाय द कमेटी नाउ. तो हमारा यहाँ पर 26 में फर्स्ट करेक्ट आंसर है. देन 27th, आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट. अब यहाँ पर ये पैसिव था आपका, जो आपको देखिए पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. और 27 में आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, करेक्ट आंसर फोर्थ वन, आर दे मीटिंग हिम, और यहाँ पर इज ही बीइंग मेट एट द एयरपोर्ट. देन 28, ये भी हमारा पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग, और ये हमारा फोर्थ आंसर, द विजिटर्स विल बी शोन. ओके, विल शो द विजिटर्स, और पैसिव में अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो
करेक्ट हमारा क्या होगा, द विजिटर्स विल बी शोन द न्यू बिल्डिंग। अब यहाँ पर डिपेंड करता है क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में पीपल, तो अगर हम इसको अवॉइड भी कर देते हैं तो भी देखिए हमारा इसका यही पैसिव होता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने किया, ओके, इम्पोर्टेंट है द विजिटर्स। तो पैसिव में यहाँ पर इसे हमने ब्रैकेट में ले लेते हैं, या फिर क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है तो हमारा यहाँ पर ही करेक्ट होगा फोर्थ वन, बाई पीपल। 29th वन, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, और इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है। ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी। ही ऑफर्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट है, ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी। और अगर अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इसको किस तरह से करेंगे, और जो भी दूसरे ऑप्शन हैं वो भी आप देखते चलिए। अगर हम उनको रीड आउट करेंगे, समझाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो, आप इनको देख लेना। और यहाँ पर सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कि जो करेक्ट आंसर है आप उनको देखते चलें, क्योंकि ये आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी का, और जितने भी आपके ग्रामेटिकल जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन होता है ग्रामर बेस्ड, वो सब यही क्वेश्चंस होते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। शैल आई, अब यहाँ पर जब हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास में ही हम पूरी स्पीच लेते हैं। शैल आई ब्रिंग यू सम टी, सैड ही टू मी। अब क्योंकि यहाँ पर ही है और ये मी है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सैड ही टू मी, ओके। और इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी। देन 30th वन इज चेंज द नरेशन। अब यहाँ पर नरेशन को चेंज करने के लिए पूछा है आपसे, और सिलेक्ट करना है जो भी इनमें करेक्ट ऑप्शन है। आई बेट पीटर वोंट बी ऑन टाइम, शी सेड। आई बेट पीटर वोंट बी ऑन टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा है फर्स्ट वन, शी प्रिडिक्टेड दैट पीटर वुडंट बी ऑन टाइम, ओके, आई बेट। देन 31st इज चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कौन सी आएगी, ही विल द क्राइसिस विद हिज फैमिलीज सपोर्ट, और यहाँ पर आपका सेकंड आंसर आ जाता है पुल थ्रू, ही विल पुल थ्रू द क्राइसिस। सो 31st में हमारा सेकंड करेक्ट आंसर था, और 32 में देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स, और यहाँ पर ये आपका क्लियर नहीं है क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भी ये सेंटेंसेस हैं इनको हमें नेगेटिव में बताना है, कन्वर्ट करना है इनको नेगेटिव में, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शंस, और इसको हमें करना है यहाँ पर नेगेटिव में, राइट। एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शंस, और जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर इनमें हमारा ये वाला आ जाएगा फोर्थ वन, नो सूनर हैड ही कम देन ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शंस, ओके। तो एज सून एज में अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारा आ जाएगा नो सूनर हैड ही कम, क्योंकि यहाँ स्टार्टेड आया है। देन 33 में हमारा आ जाता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें इसको किसकी फॉर्म में लेना है, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और डिड यू नो वेयर आई लेफ्ट माई डायरी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वन, आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी, ओके। और सेम आंसर यही आ जाएगा हमारा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर क्वेश्चन कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। डोंट 34 में डोंट बैक आउट ऑफ दिस प्रोग्राम मीन्स, तो बैकआउट का मीनिंग पूछा है यहाँ पर कि बैकआउट मीन्स क्या होता है। हम जब बैकआउट कर देते हैं या जिसे कहते हैं डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, तो यहाँ पर बैकआउट का मीन क्या है यहाँ पर, दैट इज़ 34 में फर्स्ट आ जाएगा हमारा विदड्रॉ, पीछे हटना, अपने शब्दों से मुकर जाना, जिसे कहते हैं मुकर जाना, पीछे हट जाना।
देन 34 में फर्स्ट आ गया हमारा विथड्रॉ। 35 इसका मीनिंग बताना है गेट ऑन विद अ पर्सन। ओके, गेट ऑन का मतलब किसी के साथ भी निभाना, किसी के साथ चलना। और यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा गेट ऑन का, दैट इज लिव सोशेबली। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो स्पेलिंग आ जाती है यहाँ पर आपकी कि कौन सा यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए 36 में थर्ड वन अबंडेंस, तो यहाँ पर DANCE आएगा, ये स्पेलिंग है। तो यहाँ पर मिस स्पेल्ड हमारा वर्ड है थर्ड वन 36 में। करेक्ट आंसर थर्ड है। 37 गिव द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है और ये हमारा आ जाता है सेकंड वन, दैट इज फ्लॉड। 38 द वर्ड क्लोजेट इन मीनिंग टू डिसेप्टिव। तो ये जो डिसेप्टिव वर्ड है, डिसेप्टिव का जो सबसे ज़्यादा इसके नियर है, क्लोज है, वो कौन सा वर्ड है? मिसफॉर्म्ड, डेस्पाइज्ड, कंटेम्पलेटिव और डिसेप्टिव, जिसे कहते हैं कि एक तरह से धोखा देना किसी को। और यहाँ पर इसके जो नियरेस्ट वर्ड है दैट इज मिसलीडिंग, किसी को मिसलीड करना। एंटोनिम, एपरेंट का एंटोनिम यहाँ पर क्या है? दैट इज ambiguous. In the 40th, the head word in the given phrase is some of the most precious finds of geologists. तो यहाँ पर हमारा हेड वर्ड क्या है? सेकंड आंसर फाइंड्स। ओके, 40 में हमारा यहाँ पर आएगा दैट इज फाइंड्स। 41 चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। और यहाँ पर हमारा करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा हम चूज करेंगे? इफ़ यू थिंक दैट द वर्क इज गोइंग टू बी ईजी, यू, यहाँ पर थर्ड वन आ जाएगा, यू आर इन फॉर अ शॉक। देन 42 मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियमेटिक एक्सप्रेशन। अब इडियमेटिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो करेक्ट आएगा हमारा दैट इज किसके लिए? टेक आफ्टर वंस फादर। ओके, अपने फादर से मिलना। और फादर से मिलने का मतलब कि उनसे हमारा फेस अगर मिलता है तो उसे रिजेंबल, हम जब कहते हैं कि आप अपने फादर से रिजेंबल करते हैं। सो यहाँ पर 42 में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड वन, दैट इज रिजेंबल। 43 फिल इन द ब्लैंक और इन द गिवन सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें जो एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है उसे हमें चूज़ करना है। With a small income and a large family to maintain, he finds it rather difficult। और करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ लेकर अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, to keep his head above water। With a small income and a large family to maintain, he finds it rather difficult to keep his head above water। सो यहाँ पर ये appropriate हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज फोर्थ वन। 44 द बेसिक सेंटेंस पैटर्न। अब यहाँ पर इसका द टोटल वॉज 73 और इसमें जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में द टोटल वॉज 73। और हमारे यहाँ फर्स्ट वन आ जाता है दैट इज सब्जेक्ट और वर्ब हमारी बी की हो जाती है प्लस कॉम्प्लीमेंट दैट इज नाउन। 44 में ही वॉज एट हिज विट्स एंड। और यहाँ पर इस इडियम का क्या मीनिंग है? एट हिज विट्स एंड। और यहाँ फोर्थ आ जाता है क्योंकि वो अपने बिल्कुल विट के एंड से होने का मतलब ही वॉज एट हिज विट्स एंड। और इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट ही वॉज पजल्ड। सो यहाँ पर फोर्थ वन आ जाता है 45 में। ही प्लेड, अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं है स्पोका, इसे अभी अवॉइड करते हैं। 47 चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एनी पोएम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर कोई भी पोएम किसका एग्जाम्पल हो सकती है? एग्जाम्पल पूछा है इन्होंने यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा थर्ड वन आ जाता है दैट इज एलेग्री, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, और एलिजीज तो एग्जाम्पल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कोई भी पोएम किसका एग्जाम्पल हो सकती है? एलेग्री का। तो 47 में हमारा थर्ड वन आता है। अब यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपके सिलेबस में भी है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूथ का पूछा गया है एज पर IPA। तो IPA के अकॉर्डिंग यूथ का जो, अगर हम इसको यूथ का क्या होगा यहाँ पर, अगर इसको हम फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं दैट इज यूथ।
ओके, ये हमारा दैट इज़ था के लिए यूज़ होता है और ये हमारा यू के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है यूथ का हमारा एग्जैक्ट जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा अकॉर्डिंग टू IPA, ये हमारा थर्ड वन होगा, दैट इज यूथ। 49 द बेसिक, फिर वही आपसे सेंटेंस जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है पूछा है, ही बोर्स मी स्टिफ का। सो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, ओके, ये आपका थर्ड वन आ जाता है एंड दैट इज एडजेक्टिव। 49 में हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड वन, ही बोर्स मी स्टिफ का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। और डिटरमाइनर आ गया आपका यहाँ पर, डिटरमाइनर दैट इज ऑब्जेक्टिव, DO। 50 सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न फॉर द गिवन सेंटेंस। और इसका जो करेक्ट पैटर्न है, द लिटिल बॉय हैज़ मेड हिज क्लॉथ्स डर्टी। अब यहाँ पर ये आपका थर्ड वन, NP प्लस VP प्लस नाउन प्रोनाउन, ओके, और नाउन और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही हमारा डर्टी हो जाता है। सो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट पैटर्न है इस सेंटेंस का, उसका आंसर आ जाता है थर्ड वन। 51 द वर्ड स्ट्रेस आई है यहाँ पर, हैज़ बीन करेक्टली पुट एन इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक वर्ड में अगर हम वर्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर ये ई है, इस पर हम स्ट्रेस अगर करते हैं दैट इज़ इन दिस वे, राइट, इलेक्ट्रिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस आ रहा है ई पर, ये हमारा करेक्ट है, जिसे इंजीनियर बोलते हैं। तो हमेशा यहाँ पर इस तरह के जो ये आते हैं वर्ड, इनमें ई के बाद हमारा स्ट्रेस आता है। 51 में हमारा फर्स्ट हो जाता है। देन 52 शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये नेक्स्ट ले लेते हैं 53 सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। अब यहाँ पर सबसे अच्छा जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इन 4 में से वो कौन सा आएगा, वॉज हाई आवर स्टेप्स वर डिटरमाइंड। अब यहाँ पर देखिए मोरॉन, मॉरल्स, मॉरल्स, सो यहाँ पर हमारा थर्ड वन आ जाता है मॉरल। आवर मॉरल वॉज हाई, आवर स्टेप्स वर डिटरमाइंड। 53 में थर्ड वन आ गया आपका इनोवेशन। चूज द 54 में चूज द करेक्टली मार्क्ड वर्ड स्ट्रेस। फिर वर्ड स्ट्रेस आ जाता है और किस वर्ड में हमें देखना है वर्ड स्ट्रेस, इनोवेशन में। अब इनोवेशन में जैसे कि आपका ऊपर इंजीनियर था और यहाँ पर इनोवेशन, तो उसमें देखिए डिफरेंस देखिए, इनोवेशन, इनोवेशन, तो इना को अगर हम अलग कर देते हैं, वेशन को अलग कर देते हैं, तो इना के बाद हमारा यहाँ पर स्ट्रेस आएगा बीच में, इनोवेशन, ओके। सो फोर्थ वन आ जाता है 54 में इनोवेशन, ये शन हो गया आपका। सो फोनेटिकली भी इसको ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपने वर्ड स्ट्रेस बताना है कि कौन सा सही है। सो 54 में फोर्थ वॉज करेक्ट आंसर। 55 चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक गिवन। कौन सा यहाँ पर वर्ड आएगा करेक्ट, लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथ्यूसिज्म विल। अब ये देखिए दोनों हमारे ये गलत हैं, वेन, और ये हमारा WANE। लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथ्यूसिज्म विल वेन सून। सो 55 में सेकंड आंसर आ जाता है। नाउ 56, अभी ये ग्रामर बेस्ड चल रही हैं आपके क्वेश्चंस, अभी हम लिटरेचर पर नहीं आए हैं। और अभी पहले ग्रामर को देख लेते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब यहाँ पर इस वर्ड का ये एप्ट है अंडरलाइंड वर्ड और इसको अंडरलाइन किया गया है। इट वॉज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर हमारा हमसे जो पूछा गया है सिनोनिम, वो एप्ट का पूछा गया है और एप्ट का मतलब होता है दैट इज जो सुटेबल है, दैट इज बी फिटिंग। सो हमारा 56 में आ जाता है करेक्ट आंसर थर्ड वन, बी फिटिंग, ओके। अब ये यहाँ पर आपका 57 to 61 एक पैराग्राफ दे देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 61 तक ये इसको मिस कर दे, स्किप करते हैं 61 तक, क्योंकि इसमें ना पैराग्राफ रिपीट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं
और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जितने भी 61 क्वेश्चंस हैं आपके 57 से लेकर, ये सब इस पैराग्राफ पर बेस्ड हैं। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge. These people want students to read books and do nothing else and add on to their knowledge. बहुत ही अच्छे लाइन्स हैं और रिपीट नहीं होंगी, लेकिन एक बार फिर भी इनको देख लीजिए आप। Others believe that knowledge alone is not enough. Only that which enables a man to earn his living can be called education. और आजकल तो एजुकेशन का यही मीनिंग निकाल लिया है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्या है, टू गेट मनी, बस जॉब मिल जाए। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। स्टिल अदर्स बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स एंड गुड पैट्रियट्स। तो सबका अलग अलग सोचना है एजुकेशन के लिए, बट एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पीपल वोट दे थिंक ऑफ एजुकेशन दैट इट इज़ ओनली, इट्स मेन पर्पज इज़ ओनली टू गिव यू जॉब। तो सिर्फ अर्निंग से ही इसका आजकल मीनिंग निकाल लिया गया है। एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, मेक दैम सेल्फ रिलायंट एंड बी एबल टू सर्व अदर्स। और एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो एजुकेशन का क्या मीनिंग होना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर कंट्री। अब यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ है आपको, और काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, और जब हम पैराग्राफ समझ लेते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए आंसर देना, राइट। इसको भी चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये स्टेंजा है आपकी पोएम का, और 66 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। इसे भी अवॉइड करते हैं। अ ग्रेट होप फेल, ओके। अब इससे रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 66, और इसे भी स्किप करते हैं क्योंकि चेंज होता रहता है। ये भी आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमारा फोकस था कि तो आप ना ग्रामर का देख लें कि ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये हमारे कहाँ तक था, ये क्वेश्चन 66 तक। अब 66 के बाद फिर आपका क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस दे देते हैं आपको, और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। और जनरली आपके जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं टेक्स्ट, उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। निज़ीम एज़ेकिल भी आपके सिलेबस में नहीं है, उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, और किसके लिए उनको मिला था ये, तो निज़ीम एज़ेकिल। फॉर विच कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स वॉज निज़ीम एज़ेकिल अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। और ये सेकंड है इसका, लेटर डे पाम्स। सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब तोरू दत्त की पोएम्स हैं, और तोरू दत्त हमेशा इन्हीं पर लिखती आई हैं। लक्ष्मण, सावित्री, ध्रुव, प्रहलाद, ओके। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ द रेनेसा पीरियड, रेनेसा आपके सिलेबस में है। एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं द फर्स्ट नॉवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड। कौन सा था फर्स्ट नॉवेल रस्किन बॉन्ड का, रूम ऑन द रूफ। देन 72, ओके, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है आप उसे पढ़ लेना, और हम बस आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आरपीएससी का आता है, और देखते चले जाइए। द टेलीविज़न सीरियल बेस्ड ऑन मंजू कपूर्स नॉवेल द इमिग्रेंट इज, परदेश में है मेरा दिल। ये मंजू कपूर का जो नॉवेल था द इमिग्रेंट, और इस पर ये टेलीविज़न का ये सीरियल बना, परदेश में है मेरा दिल, ओके। राइट ऑप्शन द 3 पार्ट्स ऑफ एन एलिजी आर, एलिजी आपके सिलेबस में है, तो 74 को देख लीजिए। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन द 3 पार्ट्स ऑफ एन एलिजी आर। तो एलिजी के जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सोरो, एडमिरेशन एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर आपका ये भी आया हुआ है, देखिए फर्स्ट वन तो बिल्कुल नहीं है, लेमेंट, ग्रीफ, मेलनकली, तीनों का सेम ही वर्ड हो जाता है, सोरो, लेमेंट, ग्रीफ, ओके, सेम हो जाता है ये। और एलिजी में क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं लास्ट में आकर,
कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं, या जो भी सिचुएशन डेस्टिनी होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेटर ऑप्शन है आपका थर्ड वन। मुल्क राज आनंद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद बरखा अपीयर्स एज द प्रोटेगोनिस्ट, और ये अनटचेबल है आपका सेकंड, उनका नॉवेल था मुल्क राज आनंद का अनटचेबल। ये आपके सिलेबस में शायद अनटचेबल ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है आपसे न्यू क्लासिकल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, नोट पूछा है। अब क्योंकि नोट आया है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी है, तो ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल रूल्स, इमिटेशन ऑफ द ग्रेट क्लासिकल मास्टर्स, लिटरेचर ऑफ द पीरियड डील्स विद अर्बन थीम एंड ओल्ड इट वॉज एंड फैशनेबल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। सो ये थ्री आपकी न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके काम आ सकती हैं, और जो नहीं है वो आपका फर्स्ट वन है। देन 77 टू ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। अब क्योंकि ये पीरियड जितने भी मूवमेंट्स हैं, रोमांटिक मूवमेंट, न्यू क्लासिकल मूवमेंट, ये सब आपके सिलेबस में है, तो इसको भी देख लीजिए। टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक एज की कौन सी हैं? सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन एंड नेचर। सो रोमांटिक एज का नेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और जो कॉमन मैन विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे आपके, और कॉमन मैन को यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है रोमांटिक पीरियड में। तो ये टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्री रैफेलिट पॉपुलराइज्ड आर्ट फॉर आर्ट शेक। तो प्री रैफेलिटीज का तो मेन यही है जो उसका पर्पस था, किसके लिए पॉपुलर हुई थी, आर्ट फॉर आर्ट्स शेक। तोरू दत्त का ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, चेंज हो गया है, और इनको देखते जाइए, जो आपके सिलेबस में है उसे लेकर आप अपने नोट्स बना लेना। रविंद्रनाथ टैगोर के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं, वो मिनी, बिमला, बिंदोनी, कादम्बनी, तो ये टैगोर के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ओके, 82 में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाते हैं। A period of visual and literary arts during the reign of James I of England came to be known as the Jacobean period. So ये जो रेन है जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, इनका जो ड्यूरिंग द रेन इनका था, तो इसमें इस पीरियड को कहा जाता है, ये जो पीरियड है इट इज़ टू बी नोन एज द जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। और फिर हमारा आता है यहाँ पर मंजू कपूर डिफ़िकल्ट डॉटर्स, वीरमती, शाकुंतला, सवर्णा, चूज नॉट टू कन्फर्म टू सोसाइटी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है मंजू कपूर का। आर के नारायण्स मेंटर एंड फ्रेंड वोज, तो ये ग्राम ग्रीन थे, उनके मेंटर भी और उनके फ्रेंड भी। आर के नारायण के इंट्रोडक्शन में भी आप देखेंगे ये। 85 यहाँ ये तोरू दत्त का है आपका आवर कैजुरिन ट्री, और ये पूछा गया है लाइंस देकर कि ये किस पोएम की लाइंस हैं। दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम। सो जो भी आपके सिलेबस में पोएम्स हैं या एस्से हैं, ड्रामा हैं, उनकी कुछ लाइंस देकर भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से पोएम, ड्रामा या एस्से से रिलेटेड हैं। सटायर किसे कहते हैं? एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सटायर इज विट एंड ह्यूमर। सटायर में दोनों होते हैं, विट भी होता है और ह्यूमर भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मंजू कपूर, इसे भी इग्नोर कीजिए। मंजू कपूर इज नॉट नाउ एट प्रेजेंट इन योर सिलेबस। जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडिल्टन एंड फिलिप मैसेंजर बिलोंग टू विच पीरियड? जैकोबियन पीरियड। ओके, ये तीनों राइटर बिलोंग करते हैं किसके पीरियड को? जैकोबियन पीरियड को। देन 89 ये आपके सिलेबस में है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द लव सॉन्ग ऑफ जेन एल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो ये लव सॉन्ग ऑफ जेन एल्फ्रेड प्रूफ्रोक क्या है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मीन्स ये एक पोयम है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट इज
नोट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो इनमें से देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामेटिक मोनोलॉग की नहीं है। और नहीं है से मतलब कि जो 3 अदर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। ओके, एज्यूम कर लेते हैं हम कि एक लिसनर है। द स्पीकर गिव्स एन इंसाइट इनटू द कैरेक्टर, और जो स्पीकर होता है वो पूरी तरह से कैरेक्टर, जो उसका इनर कैरेक्टर होता है उसको अच्छे तरीके से वो डिस्प्ले करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, और हमें उसकी जो कैरेक्टर की इंसाइट है वो हमें सब पता चल जाती हैं, जो भी स्पीकर होता है। अब इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। देयर आर डायलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या नहीं होते? डायलॉग्स नहीं होते। एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, और जो स्पीकर होता है वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट करता है, मीन्स हमें उसका कैरेक्टर डीपली समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि पूछा गया है नोट, तो इसमें से क्या नहीं है? सेकंड वन, देयर आर डायलॉग। मॉडर्निस्ट मूवमेंट की मेजर थीम क्या है? डिसइल्यूजनमेंट, एलियनेशन एंड आइसोलेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए जो मॉडर्न हमारी लिटरेचर है, मॉडर्न लिटरेचर में हम ये सब देखते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, और डिसइल्यूजनमेंट भी है, एलियनेशन है, और आइसोलेशन है। गुड, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ, क्योंकि तीनों ही हैं। हिज वर्क, अब रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिज वर्क्स फोकस ऑन द फ्लोरा एंड फौना इन एंड अराउंड द हिमालयाज। ही लव्स नेचर एंड स्पेंड्स टाइम इन आइडियलिक सराउंडिंग्स। ही इज हु, तो ये कौन है? और ये क्लियर है बिल्कुल, ये रस्किन बॉन्ड हैं। Which literary movement came into being by rejecting romanticism? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने क्या किया? रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया, और ये था हमारा मॉडर्निज्म। विच टैबू टॉपिक डज शशि देश पांडे भी आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो इनको भी स्किप करते हैं। अब यहाँ पर अ कर्टल सोनेट वॉज गिवन बाई, सोनेट आपके सिलेबस में है और ये काफ़ी अच्छा है। जो कर्टल सोनेट है, तो ये कर्टल सोनेट किसने दिया था हमें? ये दिया था जीएम हॉपकिंस ने। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट वन। देन 96 इज व्हाट अमंग दीज इज अ नॉन फिक्शन वर्क बाई अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय भी आपके सिलेबस में अब नहीं है, और इनका काफ़ी फेमस नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको भी स्किप करते हैं। अब यहाँ पर आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और ये किसका एग्जाम्पल है? शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। लाइक आया हुआ है यहाँ पर, एज आया है, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स क्या है? सिमिली। 97 में फोर्थ वन है हमारा करेक्ट आंसर। देन 98, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोक एपिक स्टाइल कैन बी लाइकन टू, तो जो मोक एपिक स्टाइल है दैट इज इमिटेटिंग एंड बर्लेस्क। सो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वन आ जाएगा, बोथ 1 and 2। हु इज द पोएट laureate from 1930 to 1967 in the modern period। सो 1930 से लेकर 67 तक मॉडर्न पीरियड में कौन रहे थे पोएट ल्यूरेट? और इट वॉज जॉन मैसफील्ड। 99 में हमारा फोर्थ वन आ जाता है आंसर। 100, इसे हम आपको ज़्यादा डीपली समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, और हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में हैं उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि कुछ हेल्प हो जाए। विक्टोरियंस राइटर्स ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पीटर एंड रोसोटी वर एसोसिएटेड विद। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जितने भी राइटर्स रहे ये एस्थेटिसिज्म से रिलेटेड थे। शशि देश पांडे आपके ये भी सिलेबस में नहीं है। नाउ 102,
ओके, इसको भी स्किप करते हैं। एस्था रहेल, ये अरुंधति रॉय का जो नॉवेल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उससे रिलेटेड है। 103 अरुंधति रॉय का फर्स्ट नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके कैरेक्टर्स एस्था एंड रहेल। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। 103 इसको भी स्किप कीजिए। नाउ 104 में आपका सरोजनी नायडू, शी रोट पोएम्स एंड शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। नाउ द 105 द फेयर ब्रीज, और इसमें पूछा गया है आपसे कि लिटरेरी डिवाइस कौन सी है यहाँ पर। एलिटरेशन, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फ्रो फॉलोड ट्री। देन निज़िम एज़ेकिल भी आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए कितना कुछ चेंज आ गया सिलेबस में। और यहाँ मेटाफिजिकल पोइट्री का पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट पूछा है, और नॉट से मतलब कि जो आपके अदर 3 हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीड्स होती हैं, और ये फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन को एम्प्लॉय करती है, और इसमें कॉलोक्वियल डिक्शन भी हैं। बस 4th वन आपका करेक्ट नहीं है, इट टॉक ऑफ हीरोइक डीड्स, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की हीरोइक डीड्स के बारे में बातें नहीं होती। तो ये 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आपको मेटाफिजिकल पोइट्री को और ज़्यादा जानना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्ट ऑफ डार्कनेस, वेस्टलैंड, यूलिसेस, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाई एजरा पाउंड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब क्या है? मॉडर्न लिटरेचर हैं। जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस, और टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड, जेम्स जॉयस की यूलिसेस, और एजरा पाउंड की इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। ये सब वो लिटरेरी वर्क्स हैं जो मॉडर्न इरा से रिलेटेड हैं। Who among the following, Jayant Mahapatra is also I think not in your syllabus. अब 110 देखिए, the name of the literary movement is started by a group of painters, started by a group of painters। तो जब हम यहाँ पर बस इसको पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही पढ़ते हैं कि जो ग्रुप था पेंटर्स का, उन्होंने इस लिटरेरी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है, और हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बात कर रहे हैं किसकी? प्री रैफेलिट मूवमेंट की। डीजी रोसोटी, हु इंसिस्टेड दैट अ पेंटर शुड पेंट वॉट एवर ही सीज रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मल रूल्स ऑफ पेंटिंग इज। तो उसका यहाँ पर नेम है, और ये कौन थे? लीडर थे इस ग्रुप के, और इनका नाम था डांटे गैब्रियल रोसोटी। देन 111 अब यहाँ पर नोट आया है फिर आपका, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। विच राइटर अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू एसेंशियल पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी, और ये 4th आंसर है हमारा यहाँ पर टी.एस. इलियट। 115 विच रिलीजन डिड कमला दास, इसे भी स्किप कीजिए। रस्किन बॉन्ड and the grandmother's tale is written by R.K. Narayan. Choose the right option, ballad include. So अब देखिए बैलेड में क्या क्या होता है, लोकल लीजेंड्स के बारे में बातें होती हैं। मीन्स ये जो भी लीजेंड होते हैं लोकेलिटी के, ये उसको सिंग करते हैं, उसके बारे में स्टोरी बताते हैं। म्यूजिक होता है, सिंपल लैंग्वेज होती है। तो क्योंकि तीनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर, तीनों ही होता है बैलेड में, सो 4th वन हमारा यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ही इज अक्लेम्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ सोसाइटल बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास एंड कास्ट ऑफ इंडिया। सो किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद इज अक्लेम्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ सोसाइटल बिहेवियर towards people belonging to the poor and unprivileged class and caste of India। इन्होंने ही लिखे थे इस तरह के नॉवेल्स। देन 19 अनीता देसाई। ओके, अनीता देसाई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए। और लास्ट वन
नहीं, हमारा यहाँ पर 20। इनकन्क्लूसिवनेस इज द मार्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इनकन्क्लूसिवनेस, तो ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अ फ्लो ऑफ थॉट। 121 कॉन्शियसनेस गिव्स यू। सो 121 का करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वन है, अ फ्लो ऑफ थॉट नॉट हैविंग कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन। 122 द टू वर्ल्ड वॉर्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। द टू वर्ल्ड वॉर्स इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर ऑफ विच एज? विक्टोरियन एज। देन इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फिर आपका ये आ जाता है अरुंधति रॉय का। देन इसे भी स्किप कीजिए, 100, इसे भी स्किप करते हैं। 125 मैच है यहाँ पर कि मैच मिलाना है कौन सा ऑथर कौन से मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि देखिए, अगर हम फर्स्ट वन देखें हमारा वर्जीनिया वुल्फ, सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। और फर्स्ट का अगर हम सी देखें, सो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ये फोर्थ में है हमारा। सो चाहे हम आगे के ना देखें, हमारा फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर जीन पॉल सार्टर गॉथिक, और रसोटी हमारे यहाँ पर ए थर्ड वन में हमारा। ओके, ये तो ऊपर भी आपका आया था, डीजी रसोटी प्री रैफलिट मूवमेंट। और ये हमारा फोर्थ वन एडगर एलन पो पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट एंड हैरोल्ड पिंटर एक्जिस्टेंटियलिज्म। सो 125 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 आ जाता है अगर इनके मैच मिलाएं। 126 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, चीज अब यहाँ पर डज नॉट आ रहा है। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स डजंट एम्प्लॉय, तो किस में नहीं है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये क्वेश्चन पूछा है। मिसिस डेलोवे में भी ये टेक्निक यूज़ की गई है। एज आई ले डाइंग, विलियम फोकनर ने भी इस डिवाइस को यूज़ किया है। टोनी मॉरिसन ने बिलविड में इस डिवाइस को यूज़ किया है, लेकिन जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को एम्प्लॉय नहीं किया। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट वन डी ऑक्सफोर्ड। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपके सिलेबस में है। देन नेक्स्ट इज 127 दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिस्क्राइब्स द वर्ड एज परप्लेक्सिटी, डिफिकल्टी एंड जेक्स डेरिडा एज अ टेक्स्ट मोस्ट डाउटफुल और कॉन्ट्रडिक्टरी मोमेंट। और ये जो वर्ड है यहाँ पर इन पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसिज्म, इसे क्या कहते हैं? अपोरिया। 127 का हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर फोर्थ वन, दैट इज अपोरिया कहते हैं इसे। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसिज्म में 128 गोथिक मूवमेंट किस पर फोकस करता है? अब जब बात आती है गोथिक की, तो जो गोथिक ड्रामाज होते हैं, गोथिक नॉवेल्स होती हैं, ये हमेशा इनमें क्या होता है? हॉरर होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। तो गोथिक मूवमेंट किस पर फोकस करता है? फोर्थ वन हमारा करेक्ट आंसर है, हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल। देन नेक्स्ट वन इज, ये भी सिलेबस में नहीं है, 130 पर आ जाते हैं, द स्ट्रोफी, द एंटीस्ट्रोफी एंड द एपोड। सो ये पार्ट्स हैं कौन सी क्लासिकल लिटरेरी डिवाइस के? ओड के। ओड में एस्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड, तो ये ओड के पार्ट्स हैं। 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू टीचिंग ऑफ पोइट्री। तो नोट पूछा है, नॉट एप्लीकेबल टीचिंग ऑफ पोइट्री में। तो जब हम पोइट्री पढ़ाते हैं तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। द पैक्युलर, और सब हैं राइट, तो नॉट पूछा है क्योंकि। और पहले फोर्थ वन और देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर सिर्फ आपके थर्ड हैं। सो क्या नहीं है? पोएम शुड बी टॉट एज अ पोएम एंड नॉट इन इट्स प्रोज वर्जन। पोएम शुड बी टॉट इन अ मैनर दैट स्टूडेंट्स एन्जॉय इट।
और क्या नहीं है, द पेक्यूलर लैंग्वेज फीचर्स यूज्ड इन द पोएम शुड बी डिस्कस्ड एट लेंथ। तो ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें। तो करेक्ट आंसर 131 में हमारा थर्ड वन है। देन नेक्स्ट इज 132, मेजर स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ प्रोज पैसेज इंटेंसिवली, गिवन बिलो आर द मेजर स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ प्रोज। तो यहाँ पर जो प्रोज को पढ़ाने के मेजर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका मॉडल रीडिंग बाय द टीचर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, स्ट्रक्चर, साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन, क्वेश्चंस, और अरेंज करना है इनको जो दीज स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने यहाँ पर देखिए सेकंड वन लिया है, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, पहले रीडिंग करेंगे, देन फोर्थ फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो भी उसमें नए वर्ड्स हैं, फ्रेजेस है, या उसका क्या न्यू स्ट्रक्चर है, या क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि वो भी उसकी क्या करें, रीडिंग करें। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड उसे पूछेंगे। तो ये हमारा इस तरह से एक ऑर्डर होगा जो करेक्ट ऑर्डर है। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रोज को पढ़ाएंगे। 132 का तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टीचिंग स्किल से रिलेटेड है ये आपके। 133, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपके सिलेबस में ये नहीं है। सर्टिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ओके करेक्ट आंसर है। अरेंज करना है, अब इनको टीचिंग जो मेजर स्टेप्स हैं, टीचिंग प्रोज फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर। और यहाँ पर जैसे कि देखिए ये आ गया आपका सर्वे, क्वेश्चंस, रीडिंग, रिव्यू, रिप्रोडक्शन, एक्सटेंसिव रीडिंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर। और यहाँ पर आपका सेकंड हमारा 134 में सेकंड आंसर आ जाता है, पिक्चर कंपोजिशन किसका एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड वन है, क्रिएटिव राइटिंग। अब ये भी आपके सिलेबस में ELT आ जाता है आपका। ELT में पूछा है सब्स्टिट्यूशन टेबल्स, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस रिलेट टू द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल्स इन ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और ये आपका फर्स्ट वन, द एम ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल्स इज टू कंडीशन स्टूडेंट्स टू यूज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड टू रीइंफोर्स यूज ऑफ करेक्ट पैटर्न्स। सो यहाँ पर थर्ड वन हमारा करेक्ट आंसर है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज टेस्ट्स इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स डिस्क्रिप्शन, comprehensiveness, test covers a wide range of content as well as skill। सो 137 में करेक्ट आंसर थर्ड वन आ जाता है। 138, a teacher tell the class the rules of subject verb agreement in simple present tense and then asks the student to frame sentences in simple present tense. Keeping in mind those rules, he or she is using what kind of method? तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है डिडक्टिव मेथड। ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व्स, 139 का करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वन, ग्रुपिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द आइटम्स। और ये भी आपके सब वही हैं जो आपके लास्ट में सिलेबस में से रिलेटेड हैं, ये आपके टीचिंग मेथड है आपका। In a class, the teacher presents certain examples of grammatical items and helps students to arrive at rules through the analysis of examples. Which method of teaching grammar is the teacher using? तो वो कौन से मेथड को यूज कर रही हैं? करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। 141, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन टीचिंग फ्री कंपोजिशन। और फ्री कंपोजिशन, प्रिपरेशन, oral presentation, writing, correction, follow up।
सेकंड आ जाता है 41 में। अच्छा 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 120 नहीं है, 150 आपके पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग लैंग्वेज items for a particular set of students? How often a language item or word is used? In how many different contents an item or word can be used? So 142 में हमारा करेक्ट आंसर थर्ड वन आ जाता है। In the process of teaching poetry, the reading of the poem is first done by. तो जब हम ये पोइट्री को टीच करते हैं और जो भी एक प्रोसीजर होता है, तो इसमें सबसे पहला काम जो रीडिंग का होता है वो टीचर करती है, टीचर पढ़ाती है, टीचर शुरू करती है। रीडिंग ऑफ द पोएम इज फर्स्ट डन बाय द टीचर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड? ओके, कौन सा मेथड है ELT का जो बेस्ड है ऑन द व्यू दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग? और थर्ड वन आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, CLTM मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और इज ट्रू? तो इनमें से दोनों में से कौन सा ट्रू है? लैंग्वेज आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ लर्निंग। लैंग्वेज आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ टीचिंग। सो देयर ईज ऑफ लर्निंग और देयर ईज ऑफ टीचिंग, और दोनों ही सही हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर थर्ड वन आ जाता है, बोथ A and B आर ट्रू। देन 146 मेन पर्पस क्या है टीचिंग का? पोइट्री इन द इंग्लिश क्लासरूम इज टू। द मेन एम ऑफ टीचिंग पोइट्री टू डेवलप द पावर ऑफ एप्रिसिएशन अमंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर आंसर। और ये 147 में पूछा है नोट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है? टीच लैंग्वेज एज अ हैबिट, प्रेजेंट लैंग्वेज मटेरियल इन ग्रेडेड पैटर्न्स, गिव स्कोप फॉर इमिटेटिंग गुड लैंग्वेज। और ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, गिव प्रायोरिटी टू द रिटन वर्ड। तो रिटन वर्ड को प्रायोरिटी ना देना। 148 इन विच लैंग्वेज टीचिंग मेथड लैंग्वेज एरर्स आर सीन एज serious aberration which had to be removed before they become habits. Serious aberration that is structural method, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा structural method. Which of the following is an example of semantic grouping? Bicycle, rickshaw and car. So एक इसका एग्जाम्पल है semantic ग्रुपिंग का। और लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए 150 है आपके यहाँ पर भी नोट आया है अ क्राइटेरिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट, एंड द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये आपके 150 क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप एक बार देख लेना। और हमारे पास एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, तो हमने सोचा कि चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। आपके काम का है तो आप यूज़ कर लेना, नहीं काम का है तो इसे स्किप कर देना।